नमस्कार। सोचिए जरा, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जो बिखर रहा है। उसके शहर वीरान हो रहे हैं और बाजारों से सोने के सिक्के गायब हो रहे हैं। नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये भारतीय इतिहास का एक सच है। एक ऐसा दौर जो लगभग 600 साल तक चला। ये एक युग के खत्म होने और एक नए युग के शुरू होने की कहानी है। एक ऐसे महान बदलाव की कहानी जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और यही सवाल इस पूरे दौर के दिल में है। जब कोई एक सेंट्रल पावर, एक बड़ी ताकत टूट जाती है, तो उसके बाद समाज खुद को फिर से कैसे खड़ा करता है? क्या वो एक अफरा-तफरी का दौर होता है या फिर कुछ नया बनने की शुरुआत? तो हम बात कर रहे हैं 600 से 1200 सीई के बीच के समय की। देखिए, ये कोई एक दिन में हुई क्रांति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत धीमी लेकिन जमीन हिला देने वाली लहर थी, जिसने भारत के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर ताने बाने को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस बड़ी कहानी की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? हर बड़े बदलाव की जड़ में कोई ना कोई बड़ी घटना तो होती ही है। और इस 600 साल लंबे बदलाव की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े साम्राज्य की बिखरने से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताकतवर गुप्त साम्राज्य की। जब वो साम्राज्य बिखरा तो समझिए कि वो पहला डोमिनो था जो गिरा, और उसके बाद तो बस एक के बाद एक सैकड़ों सालों तक बदलाव की पूरी लाइन लगती चली गई। आप देखिए, जब कोई इतना बड़ा साम्राज्य गिरता है तो वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा खालीपन, एक पावर वैक्यूम छोड़ जाता है। और गुप्तों के जाने के बाद जो ये खालीपन बना, उसे भरने के लिए एक बिल्कुल ही नई पॉलिटिकल व्यवस्था ने शक्ल ली। चलिए समझते हैं कि ये व्यवस्था कैसी थी। तो उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही पावर वैक्यूम था। सोचिए, जब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी न हो, कोई एक राजा न हो जो सबको कंट्रोल कर सके, तो क्या होगा? जाहिर है पावर के लिए एक होड़ मच जाएगी। और इसी होड़ से, इसी खालीपन से एक नया सिस्टम पैदा हुआ, जिसे इतिहासकार कहते हैं सामंतवाद या फ्यूडलिज्म। अब ये था क्या? आसान भाषा में कहें तो असली पावर अब राजधानी में बैठे राजा के पास नहीं थी, बल्कि अलग अलग इलाकों के छोटे छोटे सरदारों यानी सामंतों के हाथ में थी। डील सीधी थी, राजा से जमीन लो और बदले में जरूरत पड़ने पर राजा को अपनी सेना और वफादारी दो। मशहूर इतिहासकार सतीश चंद्र ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि राज्य की शक्ति अब राजा से अधिक सामंतों पर निर्भर होने लगी। मतलब राजा तो था, पर वो एक तरह से अपने सामंतों पर डिपेंडेंट हो गया था। उसकी अपनी ताकत कम और सामंतों की वफादारी और उनकी सेना की ताकत ज्यादा मायने रखती थी। ये पावर के गेम में एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सत्ता के इस बिखराव का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स की बाढ़ आ गई। पुष्यभूति, मौखरी, चालुक्य, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो उस दौर में उभरे। अब भारत एक सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य नहीं रहा, बल्कि कई ताकतवर राज्यों का एक कलेक्शन बन गया था। अब एक बात तो पक्की है, जब पॉलिटिक्स बदलती है तो इकोनॉमी पर उसका असर पड़ता ही है। सत्ता के बिखरने का ये जो भूचाल आया था ना, उसने भारत की अर्थव्यवस्था की नींव भी हिला दी। जो फोकस पहले शहरों पर था, वो अब खिसक कर गांव की तरफ चला गया। ये जो बदलाव था ना, ये बहुत बड़ा था। देखिए, गुप्त काल में क्या था? बड़े बड़े शहर थे, व्यापार फल फूल रहा था, क्राफ्ट्स का बोलबाला था। लेकिन इस नए दौर में फोकस पूरी तरह से गांव बन गए, जो अपने आप में आत्मनिर्भर थे। और इकोनॉमी का आधार बन गई खेती यानी जमीन। अब जिसके पास जमीन, उसी के पास असली दौलत और ताकत। और इस इकोनॉमिक शिफ्ट के सबूत भी हमें साफ साफ दिखते हैं। मिसाल के तौर पर इतिहासकारों को उस दौर के सोने के सिक्के मिलते ही नहीं हैं, जो बताता है कि बड़े लेवल पर ट्रेड लगभग ठप हो गया था। कई पुराने हलचल भरे शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे। और सबसे दुखद, किसानों से बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाने का चलन बहुत बढ़ गया। तो पॉलिटिक्स बदली, इकोनॉमी बदली, तो क्या समाज वही रह सकता है? बिल्कुल नहीं। जब पैसा कमाने और जीने का तरीका बदलता है, तो समाज का ताना बाना भी बदल जाता है। इस नए गांव बेस्ड सिस्टम ने लोगों के रिश्तों को, उनकी सोच को और यहाँ तक कि उनकी कला को भी एक नया रंग दे दिया। और सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? समाज पहले से कहीं ज्यादा रिजिड, मतलब कठोर हो गया। लोगों के लिए अपनी सामाजिक स्थिति को बदलना बहुत मुश्किल हो गया था। ये कठोरता हमें कई चीजों में दिखती है,
जैसे जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के नियम और भी सख्त हो गए। जमीनें दान में मिलने की वजह से ब्राह्मणों का समाज में रुतबा और भी बढ़ गया। और इसी दौर में महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। सती और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के उदाहरण हमें मिलने लगते हैं। धर्म के मामले में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव आया। अब जोर बड़े बड़े यज्ञों और कर्मकांडों पर नहीं था, बल्कि भगवान के साथ एक पर्सनल कनेक्शन, एक निजी भक्ति पर था। यहीं से भक्ति आंदोलन की जड़ें पनपी। शैव और वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान शिव और विष्णु की पूजा पर केंद्रित थे, वो बहुत लोकप्रिय हुए। लेकिन एक मिनट, पॉलिटिकल बिखराव का मतलब ये नहीं था कि कल्चरल डेवलपमेंट रुक गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कल्चर ने एक नया रीजनल फ्लेवर ले लिया। संस्कृत तो थी ही, पर उसके साथ साथ आम लोगों की भाषाएं, जिन्हें अपभ्रंश कहा जाता है, वो भी डेवलप हुई। आर्किटेक्चर में देखिए, उत्तर भारत में नागर और दक्षिण में द्रविड़ स्टाइल के शानदार मंदिर बने। हाँ, ये जरूर था कि आर्ट और लिटरेचर का फोकस अब ज्यादातर धार्मिक हो गया था। तो अब तक हमने राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, सब में हुए बदलावों को अलग अलग देखा। चलिए अब इन सारे धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। ये टेबल समझिए इन 600 सालों का पूरा सार है। जो भारत पहले एक सेंट्रलाइज्ड शहरों और व्यापार पर चलने वाला साम्राज्य था, वो अब एक डिसेंट्रलाइज्ड गांव और खेती पर आधारित सामंती यानी फ्यूडल सिस्टम बन चुका था। आसान शब्दों में कहें तो यही था प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत में जाने का सफर। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या इस दौर को सिर्फ एक अंधकार युग या एक पतन का दौर कहना ठीक होगा? या फिर ये बिखराव, ये विकेंद्रीकरण ही वो जमीन थी जिस पर भारत के मजबूत रीजनल किंगडम्स की नींव रखी गई? वो राज्य जिन्होंने आने वाली कई सदियों तक भारत की पहचान बनाई। ये सोचने वाली बात है।